पिछले क्लास में हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और उसके नेचर क्या है। अभी हम लोग देखें, पिछले डेफिनेशन में हमने देखा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस आर टू बी टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट? तो these decisions have been broadly classified into three forms. The first one is investment decision. The second one is financing decision, and third, dividend decision. Now we will discuss individually all the three types of decisions. Two types of investment decisions are to be taken by the finance executive of the business entity or business organization. The first one is long-term investment decision. Here long-term investment decision is concerned with investment made in various forms of permanent assets or fixed assets. How much amount of fund should be invested in what fixed assets? This estimation and decision regarding such type of financial investment is known as long-term finance investment decision. Long-term decision, it is concerned with investment made in various forms of fixed assets like land, building, plant, machinery, equipment, furniture, interior decoration, motor, vehicle, etc. So such type of investment decisions requires full concentration of the finance executives, because the acquisition process, what will be the acquisition process, how these assets will be acquired, this is to be decided by the finance manager and top level management. Land acquisition, what will be the land acquisition process, whether it's to be bought or hired. What will be the process of building construction, contract basis या और ऑफिशियल तरीके से, किस तरीके से हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्वयं ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स के हाथ देंगे कंस्ट्रक्शन का काम, या किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी कंपनी को देंगे। अगर लैंड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो भी जाता है तो प्लांट एक्विजिशन की प्रक्रिया क्या होगी? हायर बेसिस पर होगा, लीज बेसिस पे होगा, या हम खुद खरीदेंगे तो उसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का मेजरमेंट करेंगे, उसमें से जुड़ा हुआ जो रिस्क फैक्टर है उसका मेजरमेंट करना, उसमें जो डेप्रिसिएशन पॉसिबल डेप्रिसिएशन है उसके बारे में एस्टिमेट करना, पता लगाना। ये हर हाल में हमें तय करना होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के संबंध में जो भी डिसीजन लेंगे वह डिसीजन व्यापार के मैक्सिमम इंटरेस्ट में, फेवरेबल इंटरेस्ट में होगा, है ना। तो इससे रिलेटेड जो डिसीजंस है उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। तो क्लियर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे संबंधित है? परमानेंट एसेट के एक्विजिशन से संबंधित है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट आपने देख लिया। नाउ इस पे किस किस बात को ध्यान देना है? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने के वक्त कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर करना होता है फाइनेंस मैनेजर को, एग्जीक्यूटिव्स को? प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट, यानी कितना फंड हमको चाहिए, किस पर्पस के लिए। हाँ, ये तो समझे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लैंड एक्विजिशन, प्लांट, सब इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट का, उसमें एस्टिमेशन कि कितना रिक्वायरमेंट होगा फंड, किस पर्पस के लिए। अब ये डिसाइड करना होता है कि आप एसेट एक्विजिशन का प्रोसेस क्या अपनाओगे। हो सकता है आप हायर बेसिस पर लो, हो सकता है आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पर लो, हो सकता है आप लीज बेसिस पे लो, हो सकता है आप खरीद लो, है ना। तो सभी में इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होंगे, तो कौन सा प्रोसेस आपके एक्विजिशन का होगा फिक्स्ड एसेट्स के, डिफरेंट फिक्स्ड एसेट्स के, वो भी ध्यान में रखना है। उसके बाद वो प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क एनालिसिस एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट्स, हम जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें रिस्क कितना है,
पोटेंशियलिटी ऑफ रिस्क एंड पोटेंशियलिटी ऑफ रिटर्न, दोनों को देखना है कि कितनी संभावना है बेटर रिजल्ट देने का। इसके अलावा अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट इज अ डिप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स, तो किस सीमा तक प्लांट का एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगा, क्या जो फंड उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा वो कितने दिन में रिकवर हो जाएगा थ्रू डिप्रिसिएशन। पोस्ट आफ्टर रिकवरी ऑफ और इनिशियल इन्वेस्टमेंट व्हाट विल बी इट्स रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। बाय और लीज डिसीजन, अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स का डिफरेंट टेक्निक के माध्यम से, जैसे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिसीजन को डिफाइन करता है, यानी कैपिटल बजटिंग इज रेफर्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर decision. How much amount should be invested in what? So there are different evaluation techniques suggested under capital budgeting process, by means of which we can evaluate the investment proposals from different angles. तो ये सारा जो है वह इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को दर्शाता है। ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट इज मोस्टली कंसर्न विथ investment made in various forms of current assets, or you may say working capital, as per the requirement of funds. There must be supply of sufficient working capital, because investment made in various forms of fixed assets will be useful only when adequate amount of working capital will be available to the firm, because only with the help of working capital or the various forms of current assets investment we can utilize the various fixed resources acquired under long term investment। यानी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता व्यापार के जितने भी परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी उपयोगिता तभी होगी, उसका इस्तेमाल तभी होगा जब हमारे पास पर्याप्त वर्किंग कैपिटल अवेलेबल होगा, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो इसका एस्टिमेशन करना, तो इसके लिए तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत मेनली ये फोकस करता है वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट का। तो वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल पॉलिसी हमारा क्या होगा, फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज क्या होगा, लेवल ऑफ डिफरेंट करंट एसेट्स क्या होगा, है ना। फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल का कितना पार्ट लॉन्ग टर्म परमानेंट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से पूरा करेंगे और कितना शॉर्ट टर्म से पूरा करेंगे, या केवल लॉन्ग टर्म से करेंगे, दोनों से करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म से, कम शॉर्ट टर्म से। दे आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज, आउट ऑफ देम वन शुड बी एडॉप्टेड और फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉपर रैशनिंग एलोकेशन ऑफ फंड जो वर्किंग कैपिटल का साइज आपने तय कर लिया 5 करोड़, अब इसका एलोकेशन इन्वेंट्री के ऊपर कितना होगा, अकाउंट रिसीवेबल में कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर्म में कितना रखना जाना चाहिए, ये तमाम जो लेवल ऑफ करंट एसेट्स है, और ताकि पर्याप्त लिक्विडिटी व्यापार में बना रहे, कैश पेमेंट एबिलिटी, लिक्विडिटी मीन्स an ability of a firm to pay cash on demand or pay cash to satisfy the short term claims या settle the short term claims when it becomes due। तो ऐसे जो ये सारी बातें हैं इसको ध्यान में रखते हुए तब वर्किंग कैपिटल के साइज को डिटरमाइन करना, रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करना, उसके फाइनेंसिंग पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, और व्यापार के स्मूथ ऑपरेशन के लिए बेटर लिक्विडिटी पोजीशन हासिल करने के लिए एलोकेशन प्रॉपर वे में, रैशनल वे में एलोकेट करना। इससे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। इज इट क्लियर? ओके।
Now we will discuss about फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन से पहले हम बता दें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उसके अप्रेजलमेंट, इवैल्यूएशन, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि किस तरह के फिक्स्ड एसेट्स में हमको इन्वेस्ट करना है। तो इस डिसीजन पर पहुंचने के लिए मैंने बताया था प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क जो उससे एसोसिएटेड है उस प्रपोजल से, उसका इवैल्यूएशन करना, फिर उसमें से एक किसी प्रपोजल जो बेटर से बेटर हो सकता है फर्म के लिए उसको सेलेक्ट करना। ये कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो कैपिटल बजटिंग विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें ये तय करना होता है कि जो एस्टिमेशन हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट का किया, यानी किस पर्पस के लिए कितना फंड रिक्वायर्ड है, ये काम कर चुके कहाँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, बोथ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। नाउ द फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड these required funds will be arranged from which source first, from where required fund will be raised. So first decision under financing decision is called deciding the source of finance. कहाँ से आएगा, है ना, कितना कितना आएगा। तो कहाँ से आएगा ये सोर्स बता रहा है। लॉन्ग टर्म मीन से कितना आएगा, शॉर्ट टर्म मीन से कितना आएगा, डेब्ट फंड से कितना आएगा, ओनर फंड से कितना आएगा। देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। यू मे टेक इनटू द सोर्स ऑफ फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, प्रोप्राइटर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। इफ अगर हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर को प्रिविलेज देते हैं तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर करके रिक्वायर्ड फंड का अरेंजमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रोप्राइटर्स फंड या प्रोप्राइटर्स कैपिटल। अगर हम टर्म लोन या डिवेंचर्स इशू करके कैपिटल अरेंज करते हैं तो वो कहलाएगा बोरोड कैपिटल। तो व्हाट विल बी the sources which will be used for raising required fund, this decision is connected with financing decision. The another decision, what will be the pattern of financing decision? While अगर हम दोनों का मिक्सिंग करते हैं, डेब्ट फंड का भी और ओनर्स फंड का, तो के इक्विटी शेयर्स लेंगे और डिवेंचर लेंगे, या इक्विटी शेयर्स लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे, डिवेंचर लेंगे, प्रेफरेंस शेयर लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे। यानी हमारा पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा, दोनों के मिक्सिंग के लिए कौन सा सेलेक्टिव सोर्स हमारा होगा, है ना, तो उसको पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग कहते हैं। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर हम दोनों फंड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोप्राइटर्स ओनर्स फंड और डेब्ट्स फंड को भी, बोरोड फंड को भी, तो आपस में उनका मिक्सिंग रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द कैपिटल स्ट्रक्चर। द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म मीन्स ऑफ फाइनेंस इज नॉर्मली कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। द रेशियो बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट यूज्ड फॉर total capitalization of the firm is called capital structure. Yani I mean to say capital structure refers to proportional share of long term means of finance which is used by a firm to for its total capitalization या gross capital employed। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए डेब्ट और इक्विटी के बीच जो प्रोपोर्शन तय किया जाता है उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखना होता है किस चीज का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ए लॉट्स ऑफ फैक्टर आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग और डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। नाउ
financial leverage. Almost financial leverage is also concerned with capital structure. चूंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्म में जनरली अगर डेब्ट कैपिटल के रूप में देखें तो जब कभी भी हम लोन लेते हैं तो उस पर एक सर्टेन रेट से हमें इंटरेस्ट चुकाना होता है। तो जो इंटरेस्ट हम चुका रहे हैं वह कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही रूप है, यानी जो पूंजी इस्तेमाल के लिए लिया गया उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट बेयर करना पड़ रहा है फर्म को, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल रूप में हम देख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज रहे इसका भी ख्याल रखना है। दूसरी ओर अगर हम ओनर्स या इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर इशू करके लेते हैं तो ऑब्लिगेटरी तो नहीं होता कंपनी को कि हर हाल में उसको डिविडेंड देना है, उसको डिविडेंड देना है, इसको इंटरेस्ट देना है डेब्ट पर। तो दोनों के मिक्सिंग रेशियो, रिस्क, कॉस्ट कंट्रोल, सारे फैक्टर्स को, फ्लेक्सिबिलिटी, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर विच आर टू बी कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान फॉर अ बिजनेस एंटिटी, यानी वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, उसमें लिवरेज का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी किस प्रकार से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, उसके लिए इन तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, जो अल्टीमेटली निम्न को ध्यान में रखते हुए अगर हम सोर्स ऑफ कैपिटल तय करते हैं तो उसमें ध्यान में रखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, लिक्विडिटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज होना चाहिए, रिस्क मिनिमाइज होना चाहिए, रिस्क रिटर्न के बीच में समतुल्य होना चाहिए। उसी प्रकार से पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग अगर हम मिक्सिंग करते हैं इक्विटी लोन दोनों के बीच में, है ना, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, डेब्ट इक्विटी का प्रोपोर्शन तय करते हैं कि ठीक है हम तो समझ गए एक मतलब दोनों को मिला के लेना है, इतना इक्विटी शेयर भी यूज करना है, पैटर्न बताता है कि इक्विटी शेयर भी यूज करना है, डिबेंचर भी यूज करना है, लेकिन ये नहीं बताता 50-50 या 40-60, 70-30। ये कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कि 70% रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट इक्विटी शेयर होगा, 30% रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट डिवेंचर्स या टर्म लोन से होगा। और लिवरेज एनालिसिस इसी के इम्पैक्ट को दर्शाता है कि इसके इस्तेमाल करने में जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कितना कर पा रहा है फर्म, कब किस हालात में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो पाएगा, उसको इशारा करता है कि अगर हम इस तरह का कंपोजिशन रखेंगे तो इसका इस्तेमाल बेटर ढंग से ये फर्म कर सकता है। ये डिपेंड करता है फर्म के अपने परफॉर्मेंस पर, अपने रेपो पर, है ना। क्रेडिटेबिलिटी का भी ध्यान में रखना, रिस्क ऑफ नहीं क्रेडिटेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए कंसीडर करते हुए फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। क्लियर? द थर्ड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन इज कंसर्न्ड विद डिस्पोजल ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी और कॉर्पोरेट हाउस और फर्म। The earned surplus, the firm, वह लाभ जो फर्म का चालू वर्ष में अर्जित की है यानी कमाया है, अर्न किया है, उस प्रॉफिट का डिस्पोजलमेंट कैसे हो करे। हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड, and what portion of profit should be retained inside business for its development and growth requirement। लाभ का विभाजन कैसे किया जाए। तो there are different options before the board, however it is a discretion of board of directors of the firm or company to decide what will be the way of paying dividend to shareholders, how much amount of earned surplus should be distributed among shareholders. It is totally in the discretion of the board of directors of the company। यानी board of director डिसाइड करता है, मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उनको ये डिसाइड करना है कि डिविडेंड किस प्रकार से, हमारी पेमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए डिविडेंड पेमेंट की।
whether we should distribute entire amount of earned surplus among shareholders as dividend or bonus, whether a part of profit should be retained inside and a part of profit distributed among shareholders as dividend, or whether entire amount of profit should be retained inside. There are three criteria of taking decision. एक हिस्सा लाभ का रोक लिया जाए, एक हिस्सा बांट दिया जाए. अब कौन सा हिस्सा रोका जाए, कौन सा हिस्सा बांट दिया जाए, ये भी मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा तय किया जाएगा. वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन क्या है और फर्म की खुद के रिक्वायरमेंट क्या है. अगर फर्म के पास दिखाई पड़ रहा है कि हमको आगे भविष्य में एक्सपैंड करना है, बिजनेस रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है, डाइवर्सिटी, बहुत सारे कैपिटल रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो अर्न सरप्लस का एक हिस्सा उसके लिए यूज किया जाए प्रॉपरली. तो इस दशा में कंपनी अधिक प्रोपोर्शन प्रॉफिट को रोकेगी और छोटा प्रोपोर्शन शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेगी. ये रेशियो उसके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और प्लस शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है. तो इस तरह के जो डिसीजन होते हैं कि हमें स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी अपनाना है, मॉडरेट डिविडेंड पॉलिसी अपनाना है, या ग्रोथ ओरिएंटेड डिविडेंड पॉलिसी अपनाना है, किस तरह के डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो किया जाना चाहिए, ये भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर को, फर्म के कैपिटल कमिटमेंट को, शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस को, इत्यादि सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तब डिसाइड किया जाता है. इसको हम डिविडेंड डिसीजन कहते हैं. यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जितने सारे ये डिसीजंस तीन आप देख रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग डिसीजन हो, चाहे फाइनेंसिंग डिसीजन हो, चाहे डिविडेंड डिसीजन हो, ऑल आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर. आप गौर करें, अगर आप डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपके पास लाभ जो रिटेन बचेगा वो आपके कैपिटल के रूप में इस्तेमाल होगा. अगर ये ज़्यादा आप रोक लेते हो प्रॉफिट को इनसाइड बिजनेस, तो नेचुरली कैपिटल कमिटमेंट बहुत हद तक अर्न सरप्लस से पूरा हो जाएगा, तो आउटसाइड मार्केट पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी. सेल्फ जनरेटेड कैपिटल के रूप में आप प्रॉफिट इस्तेमाल करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना बेयर नहीं करना पड़ेगा जितना आपको लोन लेकर के या डिवेंचर्स या बॉन्ड्स के जरिए आप कैपिटल अरेंज करते हो. कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आपके ऊपर आ जाता है. तो कैपिटल कमिटमेंट को, फाइनेंसिंग डिसीजन को भी प्रभावित करता है डिविडेंड डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तो प्रभाव पड़ेगा ही, चूंकि इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब फाइनेंस होगा. तो ऑल दिस थ्री डिसीजंस आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर. द मेन फैक्टर, द डिसीजन involves two main factors, that is risk and return. How much amount of profit should be distributed and how much amount of profit should be retained inside business. This will be decided at the level at which risk and return will trade off. है ना? So every decision involves certain risks and return also. At the level at which both of the risk and return will be equal, then it will be called a trade-off point or cut-off point. तो इसको हम लोग देख लें. तो डिविडेंड डिसीजन के तहत ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखना. डिविडेंड डिसीजन मीन्स व्हाट विल बी द पॉलिसी ऑफ पेइंग डिविडेंड, whether entire amount of profit should be distributed or entire amount of profit should be retained inside, or a part of profit should be distributed or part of profit should be retained inside. All these depend upon the discretion of the decision of the board of directors, and for this purpose ये 3 factors, availability of profit and future financial requirement of the firm, and what is the expectations of the investors or shareholders. These main factors must be the manager have to consider properly, and then he has to make a decision. But in every case situation, the finance manager has to keep in his mind which decision will be best and better in the interest of the firm. Is it clear? Which
decision will maximize the return. Is it clear or not? ये तीनों प्रकार के जो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन आपने देखा, इसका असर फर्म के वैल्यू पर, फर्म के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन पर कैसे असर डालता, उसको हम एक ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस है। तीनों डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, तीनों में दोनों चीज़ इन्वॉल्व होता है, रिस्क और रिटर्न फैक्टर, और दोनों जहाँ पे ट्रेड ऑफ हो जाता है, कट ऑफ पॉइंट वही होता है, और उस आधार पे लिया गया डिसीजन, यानी ट्रेड ऑफ पॉइंट के आधार पे जो डिसीजन है वो फर्म के रिटर्न को, फर्म के वैल्यू को, दोनों को मैक्सिमाइज करता है ना। इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस माना गया। ओके, थैंक यू।